Good morning students, welcome back. So now let us do a last kind of problem for exercise 9.4. ये आखिरी तरीके का प्रॉब्लम है, इसके बाद आप पूरी 9.4 एक्सरसाइज कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, और डिफिकल्ट है भी तो डोंट वरी, आई एम देयर। ठीक है। सो व्हाट डज इट से? इट इज एग्जांपल 30. The length of the shadow of a 1.5 meter high pole. खंभा है और खंभे की परछाई पड़ रही है, there is a shadow of a pole. तो यहाँ पे दो खंभे दिए गए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर सूरज की रोशनी गिर रही है। तो हमें पता है कि जब भी सूरज की रोशनी हम पे गिरती है तो परछाई बनती है। तो यहाँ पे भी सेम ही केस है। एक खंभा है जो 1.5 मीटर लंबा है, ऑफ हाइट 1.5 मीटर हाई पोल एट अ सर्टेन डे, एक किसी वक्त पे, मान लो कि दोपहर के 3 बजे या दोपहर के 4 बजे का टाइम है, और 1.5 मीटर हाई पोल की जो परछाई है वो 2.5 मीटर की बन रही है। मतलब 1.5 मीटर लंबे खंबे की परछाई 2.5 मीटर बन रही है। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ अनदर पोल? उसी वक्त पे उसी के ही बाजू में अगर दूसरा एक खंबा हो जिसकी ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, हमें हाइट ढूंढनी है उसकी, कितनी है क्या मालूम, और उसकी परछाई जो है वो 3.5 मीटर्स है। यहाँ पे शैडो जो है वो 3.5 मीटर्स है। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अनदर पोल? तो ये दूसरे वाला जो खंबा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये हमें ढूंढना है। अब बोलोगे सर ये कैसे ढूंढ सकते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। यहाँ पे देखो, परछाई जो भी होगी वो सूरज के ऊपर ही डिपेंड करेगी, हाँ या ना। सूरज अगर ज्यादा नीचे है तो परछाई ज्यादा लंबी होगी, यस कि नहीं? तो सूरज और ये परछाई दोनों प्रोपोर्शन में है, और उसी तरीके से खंभों की ऊंचाई भी प्रोपोर्शन में होगी। वेरी गुड। तो हाउ कैन वी डू? सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे रफ में, देन वी विल राइट सॉल्यूशन। लेट अस टेक, चलो हमें मान लेने दो height of another pole is x. Let us take height of another pole is x. दूसरे खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं कि x है, तो ये और ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा। height of first pole and height of second pole, this and this will be proportion, this and this will be in proportion. तो this is to this proportion, this is to this। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1.5 this one is to x as 2.5 3.5, 2.5 is to 3.5। यूनिट सेम है तो ज्यादा कुछ टेंशन है। इसको हम लिख सकते हैं 1.5 अपॉन x इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 3.5। x को मुझे फॉर्मूला मेकर बनाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 3.5 इक्वल्स टू 1.5 into 3.5 equals to x into 2.5। दोनों की साइड चेंज कर लेते हैं। x into 2.5 is equal to 1.5 into 3.5। 2.5 मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ गया तो डिवीजन में, so we can write it as x is equal to 1.5 into 3.5 whole divided by 2.5। इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप इसके नीचे ही लिख रहे हैं। 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 अपॉन 10 लिख सकता हूँ। x is equal to 15 अपॉन 10 into 35 अपॉन 10 whole divided by 25 upon 10। हमें रूल्स पता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर विल गो टू द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर।
तो कौन कौन सी चीज कहां पे जाएगी ये ध्यान से देखो। ये 10 और ये वाला 10 यहां पे चले जाएंगे और ये वाला जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा। बाकी चीजों को एज इट इज लिख लो। सो 15 into 35 into 10 हो गया, ये नीचे वाला ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर में 25 तो था ही ये वाला, उसके साथ ये 10 और ये 10 फिर से आ गया। Now 10 and 10 is common, you can cancel them out, चला गया। Now 15 can be written as 5 3s are, लिख सकते हैं हम इसको 5 3s are। Now 5 5s are 25, 5 5s are 25, यहाँ पे 5 7s are 35, हो गया कि नहीं? तो ऑलमोस्ट सारी चीजें रह गई, 10 को हम रहने देते हैं, उसको नहीं काटेंगे क्योंकि कटेगा भी नहीं। तो न्यूमरेटर में we have left with 3 into 7 whole divided by 10, बस इतना ही बच रहा है ना, 3 and 7, that is 21 divided by 10. So this will be your answer. इसको अगर हम करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2.1 मीटर, 2.1 मीटर will be your answer. तो ये जो खंबा दूसरा वाला था ना, उसकी ऊंचाई हो जाएगी 2.1 मीटर। ठीक है, तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये पूरा सॉल्यूशन आप लिख लो और इसी के साथ मैं आपको एक्सरसाइज 9.4 में जितने भी प्रॉब्लम्स बाकी हैं, रिमेनिंग प्रॉब्लम, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप खुद से कोशिश करो, बट डोंट वरी, अगर नहीं होंगे तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको फिर से ये वीडियो में समझा दूँ। बट आई डोंट थिंक सो कि ये मुश्किल लगेंगे। ठीक है, ट्राई हार्ड, थोड़ा मजबूत मेहनत करना है, ऐसे छोड़ मत देना। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.5। ठीक है, सो आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। Good morning students, welcome back. Today we are going to cover last topic of your chapter 9, ratio and proportion, and it is last but not the least, it is very important topic of this chapter, which is inverse proportion. What is the inverse proportional? How can we understand if it makes any difference to the regular formulas or not? That all the things we are going to see today. So inverse proportion तब होता है, इससे पहले भी we have talked about it, फिर से उसको रिवाइज करते हैं। Inverse proportional occurs when one thing increases and another decreases. एक अगर बढ़ रही हो, दूसरी कम हो रही हो, तो उसको inverse proportion बोलते हैं। हमने इससे पहले बात करके इसको छोड़ दिया था, इससे प्रॉब्लम कोई नहीं किए थे। तो अभी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहली है यूनिटरी मेथड और दूसरी है इनवर्स प्रोपोर्शन की मेथड। इनवर्स प्रोपोर्शन के मेथड आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसको सीख लो क्योंकि ज्यादा मुश्किल है नहीं। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था एक्सरसाइज और फैट, मोटापा। एक्सरसाइज ज्यादा करोगे तो मोटापा कम होगा, एक्सरसाइज कम करोगे तो मोटापा बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। तो A is inversely proportional। अभी inversely proportional का मतलब होता है 1/, हमने इनवर्स देखे ही थे। तो जब भी 1/, हो तब हम उसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने पढ़ा हुआ है कि A is to B as C is to D। तो यहाँ पे ये चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, दोनों बढ़ रही है दोनों कम हो रही है, वैसा होता है। बट इनवर्स प्रोपोर्शन में ना इन दोनों को उल्टा कर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इट इज फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यहाँ पे लिख देता हूं डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में ये लास्ट वाले दो उल्टे हो जाएंगे, A is to B as D is to C हमें करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम में A B C D दिए हैं, तो C D जो भी हो उसको उल्टा करके अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन का हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो आपको एग्जांपल से ही पता चलेगा। जो स्टेटमेंट दिया होगा क्वेश्चन का उसको रेडी करते ही आपको पता चलेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स। अगर दोनों चीजें बढ़ रही हो या दोनों चीजें कम हो रही हो तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, जो हम यूजुअली फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या पहला कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तब हम उसको इनवर्स प्रोपोर्शनल समझेंगे। वो स्टेटमेंट आएगा तब आप समझ ही जाओगे, डोंट वरी। बट द मेजर डिफरेंस इज दिस, इफ यू आर वांटिंग टू यूज फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो इतना फेरबदल करना पड़ेगा। बट इफ यू डोंट वांट टू यूज फॉर्मूला और आपको इस टेंशन में जाना ही नहीं है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन, और फिर भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो यू हैव टू यूज यूनिटरी मेथड कि 10 लोग मिलके इतना काम इतने वक्त में कर रहे हैं, तो पहले एक का ढूंढो कि एक कितने टाइम में करेगा, उसके बाद जो पूछा गया है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, बोथ वेज आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो बस आप मीटिंग डालो, अभी हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्टिंग में है एग्जांपल 35। व्हाट डज इट से? इफ 10 men can construct a house, अगर 10 लोग मिलके एक घर बनाते हैं तो in 156 days, वो एक घर बनाने के लिए 10 लोगों को 156 days लगते हैं, 10 लोगों को। How many men are required to construct in 120 days? अगर यही घर 156 दिन बहुत ज्यादा हो गए, 120 दिन में बना के देना है तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? As you can see, अगर आप लोग बढ़ाते हो तो टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि इतने सारा मजदूर है, हर कोई काम बांट लेगा, है कि नहीं? तो जितने लोग बढ़े उतना टाइम कम हुआ, है कि नहीं? जितने लोग कम हुए उतना टाइम बढ़ा। तो यहाँ पे एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, या दूसरा बढ़ रहा है पहला कम हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल से सॉल्व हो सकता है। इसको करने के दो रास्ते हैं, दोनों ही मैं आपको समझाऊंगा, दोनों में से जो इजी आपको लगता है वो आपको करना है। फर्स्ट मेथड, एक बार इसको ध्यान से समझ ले। पहला ही प्रॉब्लम विल फील डिफिकल्ट, बाद में सारे प्रॉब्लम सिमिलर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। So solution it is inversely proportional। तो inversely proportional क्या है? Man is inversely proportional। ये जो मैं अल्फा जैसा बना रहा हूँ ना, उसको proportionality बोलता है, ऐसे। तो it is inversely मतलब होता है एक के नीचे। proportion तो है बट एक के नीचे हो रहा है, इसलिए उसको inverse बोलते हैं। कौन सी चीज में? number of days। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ? days। कि अगर आप लोग ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो डे कम होंगे, अगर लोग कम इस्तेमाल करोगे तो डे बढ़ जाएगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से समझो, अभी इसको निकाल के मुझे इक्वल टू लगाना है, इसको निकाल के मुझे इक्वल टू लगाना है, तो 1 की जगह पे मुझे k लिखना पड़ेगा। अभी k की जगह एबीसीडी में से कुछ भी आप लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया man इज इक्वल टू k अपॉन डेज। यहाँ इक्वल टू को हटा के जो k लिखा ना, इस k को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये जैसे हम x इस्तेमाल करते थे ना अलजेब्रा में कि वो कितना है, इससे पहले रेशियो में भी x इस्तेमाल करते थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये वैसा ही है। अगर इसको लो ना लो एक ही बात है, पर इसको लेना पड़ेगा जब तक हम इक्वेशन नहीं बनाते। सो नाउ man इज इक्वल टू k अपॉन डेज हो गया। अभी डेज को मैं इस तरफ लेके आऊं तो man into days is equal to k। हाँ या ना? उसके बाद man को मैं m लिख देता हूं
और डेज को मैं डी लिख देता हूं विच इज इक्वल टू के। यहां तक समझ में आया? अभी हमारे पास पहले 10 लोग थे और बाद में हमें लोग बढ़ाने हैं ताकि हम टाइम कम कर पाए। तो हमारे पास दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? m1 into d1 is equal to m2 into d2। उसके बाद k लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अभी इसके मान लो कि तीसरी सिचुएशन है तो m3d3 लिख सकते हो, m4d4 लिख सकते हो, लाइकवाइज। इन शॉर्ट यहाँ पे दो सिचुएशन की मल्टीप्लाई हो रही है। हो गया? अभी पहले क्या था? if 10 men are used days will be 156। पहली सिचुएशन में 10 लोग इस्तेमाल करने पे 156 दिन में घर तैयार। तो यहाँ पे 10 men and 156। अभी दूसरी सिचुएशन में हाउ मैनी पूछा है, मतलब पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं n कुछ भी लिख दो, चलो n की जगह पे x लिख दो, y लिख दो, एनी वेरिएबल यू कैन चूज। कितने लोग ये नहीं पता। कितने दिन होने चाहिए? 120। बाद में इसको सॉल्व हम करें तो x into 120 is equal to 10 into 156 हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, x is equal to 10 into 156 whole divided by 120। 0 and 0 will get cancelled। 12 और 156 का डिवीजन आप करो तो इट विल बिकम 30। तो ये हो गया आंसर। 13 लोग 10 की जगह पे 13 लोग इस्तेमाल करोगे तो 120 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तीन ही लोग बढ़ाए और कितना टाइम कम हो गया, देखो, है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का प्रॉब्लम, ठीक है। अभी ये मैंने एक तरीके से किया। ओके, सो in this type of problem we are not going to follow unitary method because unitary method makes so many confusion। बहुत सारे confusion हो रहे हैं और at the end you will got some different answers। तो दो ये मार्क्स के लिए इतना ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। So for inversely proportional problems we are only going to follow this method। काफी इजी है और जल्दी से आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। So for this we are going to follow this method। Now I am pausing the video for similar kind of problem। Okay, similar problem we are going to solve if 25 men reap a field। reap का मतलब है जोतना, वो सारा जो निकला हुआ होता है तो उसको साफ कर देना। If 25 men reap a field in 42 days, अगर 25 मजदूरों को मिलके एक खेत को अगर जोतना है तो 42 डेज अगर लगते हैं, in how many days will 30 men reap the same field। अगर 25 की जगह पे 5 और मजदूर में लगा दूं तो कितना वक्त लगेगा पूरे खेत को साफ करने में, पूरे फील्ड को साफ होने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रहा है कि अगर आप मजदूर बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा। दैट मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बहुत ही इजी मेथड है। कौन सी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिख लेते हैं। सॉल्यूशन मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। आप लोग बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। इनवर्सली का मतलब ही होता है एक के ऊपर, 1 अपॉन, ठीक है। तो मैन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल डे। तो हमें पता है कि अगर ये हटाना है तो उसकी जगह पे हम इक्वल टू डालेंगे और 1 की जगह पे k डालेंगे। तो m इज इक्वल टू k अपॉन d। तो यहाँ पे हम लिख सकते हो m into d is equal to k। यहाँ पे दो सिचुएशन है 1 and 2। तो यहाँ पे k को हम हटा देंगे, m1 d1 is equal to m2 d2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है कि नहीं। Now put all the values in the formula, you will get directly the answer। मैन 1 सबसे पहले हमने कितने लोग लगाए थे?
25। D1 जब 25 लोग थे कितने दिन लग रहे थे 42 डेज इक्वल्स टू उसके बाद कितने लोग हमने लगाए 30 मैन तो कितने टाइम लगेगा नहीं पता भाई तो हमें ढूंढना है सो हियर वी विल राइट इट एज x अभी साइड चेंज करो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30x is equal to 25 into 42 ब्रैकेट रखोगे तो भी चलेगा नाउ 30 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ गया तो डिवीजन में सो x will be 25 into 42 divided by 30 जो भी चीजें कैंसिल हो रही है you can cancel it out from a numerator and denominator we know that कि 25 है तो ये 5 5 25 है और ये 5 6 30 है कि नहीं 6 के टेबल में 6 7 42 6 7 42 तो बच गया 5 and 7 so x is equal to 5 into 7 so x is equal to 35 और ये 35 क्या है डेज है तो अगर आप 5 लोग बढ़ा देते हो तो सीधे 35 डेज में आपका खेत साफ हो जाएगा इजी था तो वीडियो को पॉज करो और ये सॉल्यूशन लिख लो इसके बाद में और सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको देता हूं ओके ओके एग्जांपल 37 इन अ कैंप 90 soldiers have provisions 90 सोल्जर जो सैनिक है 90 सैनिक 90 सैनिक है उनके लिए सारी प्रोविजन सुविधाएं हैं खाना पीना नहाना साबुन सारी चीजें 90 सोल्जर्स के लिए हैं फॉर 28 डेज मतलब अंदाजन एक महीने के लिए 90 सोल्जर अगर वो कैंप में रहते हैं तो उनको खाने पीने नहाने सब कुछ प्रोविजन सुविधाएं 28 दिनों के लिए की गई है बट लास्ट मिनट क्या हुआ देखो if the number of soldiers are increased to 120 अभी 90 सोल्जर की जगह पे हम उसी कैंप में उतनी ही सुविधा है हम अगर 120 सोल्जर भेजे जितने डिसाइड हुए थे उससे कितने ज्यादा 30 ज्यादा 30 सोल्जर्स हो तो अभी जो भी चीजें हैं खाना पानी साबुन नहाना पानी सब कुछ कम पड़ेगा है कि नहीं सोल्जर बढ़ रहे हैं तो सुविधा भी कम होती जाएगी पहले हर किसी को सारी चीजें मिल रही थी बट अभी लोग बढ़ गए खाना भी कम होगा साबुन भी कम होगा शैम्पू भी कम होगा सब कुछ कम हो जाएगा है कि नहीं तो सैनिक बढ़ रहे हैं सुविधाएं कम हो रही है सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करो सोल्जर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज सोल्जर बढ़ेंगे दिन कम हो जाएंगे क्यों क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं तो 28 दिन जो चीज चलने वाली थी अभी 28 दिन थोड़ी चलेगी कम हो जाएगा सो सोल्जर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक के नीचे डेज प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे इक्वल टू और 1 की जगह पे की तो सोल्जर्स इज इक्वल टू k अपॉन डेज डेज को इस तरफ लेके आते हैं तो सोल्जर इनटू डेज इज इक्वल टू k यहाँ पे दो सिचुएशन है तो यहाँ पे s1 d1 इज इक्वल टू s2 d2 फॉर्मूला हो गया सो s1 इनटू d1 इज इक्वल टू s2 इनटू d2 k हटा दो k की जगह पे तो हमने ये लिखा है तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर्मूलास में वैल्यूज पुट करो s1 पहले सोल्जर कितने थे 90 d1 जब 90 सोल्जर से तब कितना प्रोविजन था 28 डेज इक्वल्स टू अभी सोल्जर कितने हमने भेजे 120 कितने दिन खाना चलेगा क्या पता x साइड चेंज करो जिसको ढूंढना है ना उसको लेफ्ट साइड लेके आओ तो यहाँ पे हम अगर इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं सो 120 into x is equal to 90
इंटू 28। x यहाँ पे रखो, 120 को उस तरफ लेके जाओ। सो x इज इक्वल टू 90 इंटू 28 होल डिवाइड बाय 120। 0 and 0 कैन बी कैंसल्ड, ठीक है। अभी 9 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 3 are 9, तो यहाँ पे 3 4 are 12 हो जाएगा। अभी 4 7 are 28 हो सकता है, तो क्या बच गया 3 into 7, तो x is equal to 3 into 7, तो x is equal to 21 days। मतलब जो खाना पीना फैसिलिटी 28 दिन की थी, अगर आप 30 सोल्जर और बढ़ा भी देते हो तो भी 21 दिन तक चल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और ये पूरा सॉल्यूशन लिख लो। मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे प्रॉब्लम्स में। ओके, एग्जांपल 38, सुरेश हैज इनफ मनी टू बाय 9 kg ऑफ ऑरेंजेस। सुरेश जो है वो ऑरेंजेस खरीदने के लिए निकला है और उसके पास उतने पैसे हैं जितने पैसों से वो 9 किलोग्राम ऑरेंजेस खरीद सकता है। उतने हैं उसके पास, कितने हैं वो नहीं पता है, पर काफी है जिससे 9 केजी खरीदे जा सके। एट ₹20 पर केजी, अगर ऑरेंजेस का भाव 20 रुपए किलो हो, 20 रुपए किलोग्राम अगर भाव हो, तब जाके वो 9 किलोग्राम खरीद सकता है। मतलब 9 into 20 मतलब 180 रुपीस उसके पास है। हाँ या तो हाउ मच कैन ही बाय इफ द प्राइस इज इंक्रीज टू 30 रुपीस पर केजी। अगर जब वो खरीदने जाता है उसी वक्त भाव 10 रुपए और बढ़ जाता है, 20 रुपए की जगह 30 रुपए किलोग्राम मिलने लगता है, तो वो कितने खरीद सकेगा? क्योंकि ये तो 10 रुपए भाव बढ़ गया, उसमें तो गिनती करके रुपए लाए थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी kg is inversely proportional to rate, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन लिखेंगे? अगर भाव बढ़ गया तो किलोग्राम तो कम हो जाएगा, उतने ज्यादा हम संतरे तो खरीद नहीं पाएंगे, ऑरेंजेस खरीद नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे वेट वजन जो है is inversely proportional है रेट के। अगर भाव बढ़ा तो कम वजन लेके जाना पड़ेगा और भाव कम हो गया तो ज्यादा वजन लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। अभी मुझे इनवर्सली हटाना है तो यहाँ पे इक्वल टू डालूंगा तो यहाँ पे के डालना पड़ेगा। सो वेट इक्वल्स टू के अपॉन रेट। रेट को इस तरफ ले ले तो वेट इनटू रेट इज इक्वल टू के। के को हटाओ तो W1 R1 इज इक्वल टू W2 R2। W1 R1 इज इक्वल टू W2 R2। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। वैल्यूज पुट डाउन करते हैं। व्हाट इज W1? पहले कितना वो वेट लेके जाने वाला था? 9 किलोग्राम। जब 9 किलोग्राम लेके जा सकता था तब रेट क्या था? 20 रुपीस पर केजी। यहाँ पे 20 इक्वल्स टू अभी कितना वेट लेके जाएगा वो नहीं दिया, अभी हमें ढूंढना है। सो इट विल बी x। नया रेट क्या है? 30 रुपीस पर केजी। We have to find x, so make it a formula maker. So x into 30 is equal to 9 into 20. 30 को उस तरफ लेके जाओ तो it will become division. x is equal to 9 into 20 divided by 30. 0 and 0 can be cancelled. 3 are 9. तो बच क्या गया? 3 and 2. So x is equal to 3 into 2. x is equal to 6. अब ये 6 क्या है? किलोग्राम। 10 ही रुपया अगर भाव बढ़ गया तो वो 9 किलोग्राम संतरे लेके जाने वाला था, अभी सीधा 6 किलोग्राम संतरे लेके जाएगा। Got my point? ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ये पूरा सॉल्यूशन लिख लो।
ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, 9.5 NCC 4, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं, तो मैं आपको एक्सरसाइज 9.5 पूरी होमवर्क में दे रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आएगा फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। ट्राई 9.5 विल बी होमवर्क फॉर यू। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो मुझे मैसेज करना, वो प्रॉब्लम्स पे मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। और इस चैप्टर में बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स ना आ रहे हो डोंट वरी, कोशिश करो, बाद में मैं सिखा ही दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आई होप ये सॉल्यूशन लिख लिया होगा और 9.5 आप कर पाओगे, मुझे लगता है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अभी हम नए चैप्टर के साथ जल्द ही मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।